हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, टॉपिक्स कभी खत्म हो नहीं सकते। कारण क्या है कि डेली में 10 नई एफआईआर देखने को मिल जाती हैं और 10 में से 5 ऐसी होती हैं जिनमें डिफरेंट चीजें देखने को मिल जाती हैं और वो एक नया टॉपिक बन जाता है बाकी लोगों के लिए कि हो सकता है किसी और के साथ भी वैसा हो जाए, तो उसको जानकारी मिले कि हाँ भाई ऐसा भी हो रहा है। तो इससे बचाव हमें कैसे लेना है। आज के समय जहां पे हम खड़े हैं, यहां पर जो सही मामले हैं वो बहुत कम और गलत मामले बहुत ज्यादा दर्ज हो रहे हैं मैट्रिमोनियल में। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई मामला आपके ऊपर दर्ज होता है तो आप परेशान होते रहते हो क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे परिवार वालों का नाम होता है, आपका भी नाम होता है। अब यूजुअली आपने देखा होगा कि भाई जो पुलिस है वो हस्बैंड का नाम तो हटाती नहीं है, लेकिन घर वालों का नाम मैक्सिमम टाइम हट जाता है। तो दोस्तों, एक मामले का उदाहरण लेते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा में एक एफआईआर दर्ज होती है। उस एफआईआर के अंदर लड़के का और उसके परिवार वालों का नाम होता है। एलिगेशंस लगे हुए होते हैं, जो जनरल एलिगेशन होते हैं लगे हुए होते हैं, घर वालों पर भी एलिगेशन लगे हुए होते हैं। अब वो लड़के को ये बोला जाता है कि भैया ऐसा करो, ये जो है इसमें कोई इतनी ज्यादा ग्रेविटी नहीं है, इसमें जो घर वालों के नाम है वो पुलिस हटा देगी। आप एक काम करो, जाकर के पुलिस वालों से बात करो, जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे बात करो। लड़का सेम ऐसा ही करता है, वो जाता है और पुलिस वालों से बात करता है कि भैया जो मेरे घर वालों के 4-5 नाम है ये हट जाएं इसमें से, बाकी मैं तो हस्बैंड हूं, मेरे पे चलेगा मुकदमा तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको फॉल्स से इन्वॉल्व किया है। एनी हाउ वहां बात बन जाती है और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी का नाम हटा देते हैं और केवल लड़के के नाम से एक चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर देते हैं। यानी कि एक बात तो यहां पे क्लियर हो गई कि सबके नाम हट गए। पुलिस ने मान लिया कि हमने तफ्तीश करी और उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं पाए गए, लिहाजा हमने उनके नाम हटा दिए। अब उसमें केवल एक पति का नाम बचा जिसके नाम पे चार्जशीट आई। इसका मतलब अब इस केस में केवल एक एक्यूज्ड है, वो है पति। अब जब वो चार्जशीट आई, वो चार्जशीट हमको भेजी गई, बोला सर इसका गहन अध्ययन करो। जब उसका गहन अध्ययन किया गया तो देखा कि उस चार्जशीट में पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक जितने भी एलिगेशन थे, जो भी थे छोटे बड़े, वो सारे पति के रिश्तेदारों पर, यानी मम्मी पापा बहन भाई, उन पे थे। पति के ऊपर कोई एलिगेशन ही नहीं था। पति के ऊपर केवल इतना था कि मेरा पति देर रात को दारू पी करके आता है, दैट्स इट। लेकिन आकर के वो मारपिटाई करता है, ऐसा कुछ करता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। केवल मेरा पति दारू पी करके लेट आता है घर में, ये एक एलिगेशन है पति पर। अब इससे 498 है, कदापि नहीं बन सकता। अब इतना छोटा एलिगेशन है तो मुकदमा चलाना तो बेकार है। तो अब ऐसे मामलों में क्या होता है, हम हस्बैंड की तरफ से भी क्वेश्चन में जा सकते हैं, जाना चाहिए बल्कि, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है। अब जितने एलिगेशन थे वो तो उन लोगों पे थे, वो सिद्ध नहीं पाए गए और मेरे पे कोई एलिगेशन ही नहीं है, तो मैं बिना एलिगेशन के मुकदमा क्यों चलाऊंगा। मैं तो कहूंगा भाई मेरे पे एलिगेशन जब कुछ लगाया ही नहीं है तो मेरे खिलाफ मामले को क्वेश्चन किया जाए। तो यह क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे मामलों में आपको इस तरह की मेंटेलिटी नहीं रखनी चाहिए कि पति है तो पति की तरफ से क्वेश्चन में जाना ही नहीं है। ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं है जब पूरी की पूरी एफआईआर क्वेश्चन होती है जिसमें पति का भी नाम होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपने देखा होगा। और अभी एक हमारे ही जजमेंट आया है जिसमें 7 लोगों के नाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किए हैं। उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आऊंगा, उसका ऑर्डर भी आने वाला है। जैसे ऑर्डर आएगा तो मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियोस पर लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि पति का नाम हट नहीं सकता। वो ठीक है कि हमें घर वालों के साथ नहीं डालना चाहिए, यानी कि एक कंबाइंड पिटीशन नहीं डालनी चाहिए। मेरा यह मानना है हमें पिटीशन अलग ही डालनी चाहिए, पति की अलग और बाकी घर वालों की अलग। और अगर घर वालों का नाम हट गया पुलिस में ही तो फिर तो बचता ही कौन है, पति बचता है। तो एक सिंगल पिटीशन पति की तरफ से जाएगी। तो 10 साल मुकदमा चलाने से बेहतर है कि आप एक बार ट्राई करें। अगर यह कोशिश आपकी सफल हो जाती है तो इसका प्रभाव हर जगह पड़ेगा, बाकी सारे केसेस पे भी पड़ेगा और उनका मनोबल भी टूटेगा अगर ये पूरा का पूरा मुकदमा खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन में जाना चाहिए और क्वेश्चन में जब आप जाते हैं तो आपको लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे स्टे भी मिल जाता है। तो लोअर कोर्ट का भी जो आपका हेरेसमेंट होता है वो बच जाता है। बाकी हाई कोर्ट में आपको डेट पे जाने की जरूरत होती नहीं है, वहां तो जो आपके एडवोकेट्स होते हैं वही मैनेज करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, सिंपल सरल रखो प्रक्रियाओं को और कोशिश करते रहो अपनी तरफ से। जो रास्ता दिखता है उसको अपनाओ। हम थोड़ा सा हार मान लेते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कई लोग मैंने देखा जो पहले दिन कंप्लेंट होते ही 30 लाख रुपए देने को रेडी बैठे होते हैं कि हम दे देते हैं, निपटा देते हैं, हमें नहीं पड़ना इस चक्कर में। ये बहुत गलत नजरिया है दोस्तों, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, एक बंदे ने हमको किक करी और हम कहते ले भाई 30 लाख ले, हमें छोड़ दे, कल को आकर के दूसरा बंदा हमें किक करेगा, फिर क्या करोगे, फिर 30 लाख का बैक फिर दोगे उसको। तो ये तो गलत है ना। अगर आप खुद कह रहे हैं कि आपके ऊपर गलत मुकदमा दर्ज है तो कम से कम कुछ समय आप उसको फाइट तो करो, देखो तो सही क्या रिजल्ट आता है। और आप सब जानते हैं कि अगर आप जहां 1.5, 2, 3 साल फाइट करते हैं, चीजें अपने आप पटरी पर आने लगती हैं। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो कई बार तो ऐसा होता है कि बिना पैसा दिए भी आपकी जान छूट जाती है। कोशिश करने पे है। वो कविता सुनी होगी आपने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम उसको बच्चों को सुनाते हैं लेकिन वो बच्चों नहीं, हम सभी के लिए लागू होती है। तो एकदम से हमें डरना नहीं है,
बल्कि जो भी रास्ता में दिखता है प्रैक्टिकल, उस पर चल करके रिलीफ लेने की कोशिश करनी है। और हमें मिला हुआ हर एक रिलीफ उनके लिए एक सजा की भांति होता है, मतलब उनको दर्द होता है उससे जब उनको रिलीफ मिलता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है अपनी लीगल बाउंड्रीज में रहते हुए आप जो कर सकते हैं आप उसको करिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।